डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उठ गए जी? तो आज देखिए, थोड़ा सा कारण है बाबू कि आज हम डायरेक्ट वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो इससे हमने स्क्रीन रिकॉर्डर की सहायता से ही आपके लिए करने की कोशिश की है। थोड़ा गांव आना पड़ा था इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर तो सारी व्यवस्था नहीं है तो समझ रहे हैं ना। तो देखिए, हमने कहा ना कि पिछली जो सिस्टम चलाए हैं हम लोग कॉमन एरर का, उसी तरह से आज भी कॉमन एरर का 15 क्वेश्चन हमने लिया है और धीरे धीरे इसकी संख्या हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना बाबू। तो देखिएगा, सबसे पहले एक बात फिर से हम लोग ध्यान में रखेंगे बाबू कि इस बार टारगेटेड होकर हम लोग को तैयारी करना है, बिल्कुल टारगेटेड। मतलब इसके अलावा हम लोग के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यही सोचकर हम यदि इसकी तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर कटअप क्या उससे भी ज़्यादा नंबर हम लोग लाएंगे। और ऐसा नहीं है, इस बार भी कटअप से ज़्यादा नंबर लाने वाले लोग हैं। 40,000 के लगभग में रिजल्ट आया CHSL का, यानी ऐसा तो है, निश्चित है कि लड़के पढ़ रहे हैं। आप लोग भी पढ़िए बाबू, और दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है भी नहीं, ठीक है ना। तो इसी मैंने जो हमने कंटिन्यूटी को अपनाया है, उसी के अंतर्गत पहले हम लोग कॉमन एरर करेंगे, फिर फिलर्स करेंगे, फिर वन वर्ड करेंगे, फिर साइन एंड तो चलेगा ही अलग से वर्ड का, ठीक है ना। तो आज जो कॉमन एरर का स्टार्ट हुआ है उसके अंतर्गत देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग 15 क्वेश्चन का सेट लिए हैं, देख लीजिए। इसी तरह से 15 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब वो जितना हो सके हमारे क्लास से जुड़िए, फाउंडेशन वाइज से जुड़िए, ताकि हम अपना जो मेरे पास एक्सपीरियंस है आपको शेयर कर सके और बता सके कि कितना अच्छा तैयारी किया जा सकता है यदि आप हमसे जुड़े रहते हैं तो। मेरे पास अनुभव है और SSC स्पेशलिस्ट के तौर पर मेरे पास अनुभव है। इसके बाद देखिए CET का भी सिस्टम आ रहा है, वो तो और आपको सहायता करेगा क्या। तो देखते हैं बाबू, इस सिस्टम का ज़्यादा यूज करने हमको नहीं आता है तो लिखने में हमको थोड़ा दिक्कत होगा। बस हम आपको इतना अच्छा से समझा देंगे कि आप क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स। इस हिसाब से देखिएगा, सिटी ड्वेलर्स जो है सिंगुलर है ना, ठीक है। वहाँ पर सिंगुलर है तो V5 का यूज करना चाहिए था, तो वहाँ देखिए फाइंड्स सही है। इट्स डिफ़िकल्ट टू पास अवे द टाइम इन अ विलेज। हमेशा शहर में रहने वाले लोगों को बात की जा रही है कि एक शहर में रहने वाला व्यक्ति हमेशा गांव में माने गांव में समय बिताना बड़ा ही मुश्किल महसूस करता है, ठीक है ना। तो टू पास ही मतलब हो जाता है गुजारना या बिताना, तो फिर अवे मतलब क्या, उसका अवे का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक है। पास है मैंने गुजर जाने के सेंस में है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमको वहाँ से अवे हटा देना चाहिए, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए। कहता है विजिटर्स वेयर, विजिटर्स है प्लूरल है बाबू, प्लूरल है तो उसके हिस्से, विजिटर्स प्लूरल है तो उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे, है कि नहीं। वहाँ पर बात जब करते हैं तो यहाँ देखिएगा कि क्या बोल रहा है, विजिटर्स वे आर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क। देखिए विजिटर्स प्लूरल है तो उसके हिसाब से वे आर नॉट, ठीक है, सही भी है। परमिट जब किसी चीज़ को का देते हैं, है ना, आदेश देते हैं, तो किसी काम को करने के लिए ना देते हैं जी, हैं। और डायरेक्ट एंट्रिंग का वहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलता है। परमिट अपने साथ टू लेता है तो 2+V1 होता है कि नहीं होता है, तो परमिट प्लस 2+V1 के सेंस में देखिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, परमिट द परमिट टू एंटर द पार्क, क्या, ठीक है ना बाबू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ। देखिए फिफ्थ एंड द फाइनल माने लास्ट वाली की बात हो रही है, वो सिंगुलर सेंस में है कि नहीं, है ना बाबू। जब वो सिंगुलर सेंस में है तो सिंगुलर के साथ V5 लगाया जाता है कि V1 लगाया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन्स होना चाहिए ना, वहाँ कंटेन हमने लिखा वो गलत है, ठीक है बाबू। चलिए अगला है वन ऑफ द टेररिस्ट, ठीक है। देखिएगा वहाँ पर वन ऑफ द टेररिस्ट्स लिखा हुआ है तो आपको इस टेररिस्ट को प्लूरल को नहीं देखना है, ठीक है। हमको देखना है वन से हमको मतलब है, और वन की होने की वजह पूरा सिस्टम जो मेरा हो गया वो सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो जाने की वजह से वहाँ पर आर की जगह क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। क्लियर बाबू, सॉरी आर की जगह इज होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, 10 किलोमीटर्स हमने लिखा है। 10 किलोमीटर्स जो लिखा है उसमें आप देखिएगा कि उसको एक यूनिट के तौर पर लीजिए, ठीक है।
तो 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, ठीक है। तो देखिएगा टू वॉक जो वहाँ पर हुआ उस हिसाब से, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रासेप्शन है, मतलब लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब 10 किलोमीटर्स है तो इसको सिंगुलर मान के आप ईच करके चलें तो सेंटेंस मेरा नो एरर में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर्स ये जो लॉन्ग डिस्टेंस फॉर वॉकिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे को तो नो एरर में ही लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ने फॉर वॉकिंग भी दिया है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप। अगला, टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन लिव विथ डिसऑनेस्ट, ठीक है। और देखिए यहाँ भी कंसेप्शन की बात हो रही है। कहा जाता है कि जब इस तरह के कंपैरेटिव वाली बातें होती हैं तो यदि 2 + V1 पहले यूज किया गया है तो देन के बाद आपको 2 + V1 ना यूज करके डायरेक्ट V1 यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से सेंटेंस मेरा नो इम्प्रूवमेंट में चला जाएगा, मैंने नो एरर में चला जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, इट इज आई हु इज ब्लेम फॉर, देखिएगा हमने कहा कि आई के लिए ही ना रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हु आया है ना बाबू। तो ये इस सब्जेक्ट को मानेगा, किसको, आई को मानेगा, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट आई को मानेगा तो वहाँ आई के हिसाब से एम होना चाहिए। इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर द बैड सिचुएशन। फिर से समझिएगा, आई के लिए आया क्या, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हु, ठीक है। और जब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हु आया तो उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। तो वो कहता है कि जो मेरे आगे सब्जेक्ट है जिसको हमने क्वालिफाई करने की कोशिश की, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो वो जब हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने आएगा तो आई का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एम होता है, कीज होता है, तो एम होता है ना जी। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ईज की जगह पर हम लोग को एम का यूज करना चाहिए। क्लियर। चलिए, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर, देखिएगा गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। याद करिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यदि आपने आगे टर्म को V2 से शुरू किया है तो नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा, नेक्स्ट जो सेंटेंस बनकर आएगा उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे ना, तो ही हैड लेफ्ट होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है, ही हैड लेफ्ट होना चाहिए ना। चलिए 9 नंबर देखिएगा, जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम। देखिएगा यहाँ पर ये वुड हैव का एक कॉन्सेप्ट है बाबू कि यदि इफ़ के बाद सब्जेक्ट दिया रहे, वुड हैव दिया रहे तो V3 यूज करना चाहिए। और फिर जब आप इफ़ यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 का एक कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। फिर से समझिएगा, कह रहा है कि यदि आपको सेंटेंस में इफ़ के बाद, ठीक है ना, यदि आपको सेंटेंस में इफ़ के बाद, ठीक है ना, इफ़ के बाद, ठीक है, इफ़ के बाद आपको सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 मिलता है, ठीक है ना, तो सेकेंड पोर्शन वाला जो सेंटेंस होगा उसमें इफ़ के बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव का यूज करते हैं। यहाँ देखिएगा, वो सिर्फ उसको इन्वर्स किया है। यहाँ पर लिखा है जॉन वुड हैव टोल्ड, यानी देखिएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 हो गया ना बाबू। क्लियर हो गया ना। तो सेकेंड पोर्शन हम क्या खोजेंगे, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। क्लियर है ना। तो पहला वाला में हैव क्लियर गया, सेकेंड वाला में हैड यूज किया। फिर से एक बार इसको समझते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कहता है बाबू कि यदि आप सेंटेंस में सब इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का यूज करते हैं, देखिएगा ये लास्ट C नंबर ऑप्शन में देखिएगा लिखा हुआ है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है। यदि इसका यूज करते हैं तो जो सेकेंड पोर्शन हमारा होगा बाबू, वहाँ पर क्या करना होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 लिखना होता है। क्लियर। तो देखिएगा यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिख दिया जॉन वुड हैव टोल्ड, यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 हो गया। तो हमको उधर क्या देखना होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। देखिए दोनों पोर्शन में एकदम सही जा रहा है, यानी सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। क्लियर है। अरे देखिएगा, माई सिस्टर रीड पेजेस आफ्टर पेजेस, पहला एक नियम जान लीजिएगा। यहाँ तो गलतियाँ दो दिख रही है। माई सिस्टर यदि सिंगुलर है तो उसके हिसाब से हमको माई सिस्टर रीड्स लिखना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर B नंबर पहले ही गलती मिल गई, तो B नंबर में भी गलती हो सकता है। लेकिन C नंबर को और बढ़िया से समझिएगा, यहाँ पर क्या कहता है, कहता है जब दो नॉन प्रेपोजिशन से जुड़े होते हैं, समझिएगा वो, जब दो नॉन प्रेपोजिशन से जुड़े होते हैं, क्लियर ना, जब दो नॉन प्रेपोजिशन से जुड़े होते हैं तो दोनों नॉन को सिंगुलर में लेना होता है। फिर से हमने कहा माई सिस्टर रीड, तो रीड तो होगा नहीं, रीड्स होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो कीजिएगा तो जब सब्जेक्ट मेरा क्या है बाबू, जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर में जा रहा है तो वहाँ रीड्स लिखना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना।
उसके बाद देखिएगा पेजेस आफ्टर पेजेज हमने लिखा, वो गलती की ना, पेजेज आफ्टर पेजेज ना करके क्या करना चाहिए था, पेज आफ्टर पेज, ठीक है ना। जैसे डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन हम लोग बोलते हैं। आफ्टर या किसी भी प्रीपोजिशन से जब सेम तरीके के नॉन आपस में जुड़ते हैं तो पहले वाले नॉन को भी सिंगुलर में रखना होगा, दूसरे वाले नॉन को भी सिंगुलर में रखना, ये कन्फर्मेशन रखिएगा आप, ठीक है ना। तो यहाँ पेज आफ्टर पेज होना चाहिए था, क्लियर। चलिए अगला, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर यू हैव सेलेक्टेड, ठीक है, विच पेपर होना चाहिए था, व्हाट लिखा हुआ है, ठीक है, विच पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ हैव रिटेन देम, माने आपका IAS की परीक्षा में सफल होना इस बात पे निर्भर करता है, इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि आपने किस पेपर को चुना है, बल्कि इस बात पे निर्भर करता है कि आपने उसको कितना अच्छा लिखा है, क्लियर। तो देखिएगा ये तो एकदम इजी वे में हो गया आपके सामने। नॉट ओनली वहाँ मिला, नॉट ओनली क्या लेता है जी, नाइदर नॉर आइदर और, तो उसी तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो देखिए बट ऑन लिखा है, ठीक है, बट ऑन लिखा है, उसकी जगह पर हमको लिखना चाहिए था बट ऑल्सो। क्लियर है बाबू, क्लियर है बाबू, क्लियर है ना, दम सही है ना। चलिए अगला, हेवी रेन्स प्रिवेंटेड अस टू गो द सिनेमा। देखिएगा एक बात बोलते हैं, जब प्रिवेंट है तो किसी चीज़ से दूरी बनाने की बात कही जाती है। रोकना, रोकना कब कहा जाता है बाबू, रुको ये काम नहीं करो, इससे तुमको करंट लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो उसको लोग जब भी ये टर्म यूज करते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है कि आप जिस चीज़ को छूने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं उससे आप दूरी बनाइए, क्लियर है ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, प्रिवेंट अपने साथ फ्रॉम टर्म यूज करेगा, यानी हेवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गो द सिनेमा, गो टू द सिनेमा होना चाहिए, छूट गया है, ये टाइपिंग प्रॉब्लम है थोड़ा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा बाबू, इफ़ द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्टेट प्रोस्पर द स्टेट इटसेल्फ इफ इट विल। देखिएगा एक बात बताते हैं, यहाँ इफ़ के सेंस में है तो ये कहीं ना कहीं कल्पनाओं की बात करता है, ठीक है, सेंटेंस प्रेजेंट को फॉलो करता है, तो इस हिसाब से हमको क्या करना चाहिए था, वुड की जगह पर विल का यूज करना चाहिए था। ऐसे भी जनरल कॉन्सेप्ट तो है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट एक पोर्शन रहेगा तो दूसरा पोर्शन फ्यूचर इंडिफिनिट रहेगा, तो यहाँ वुड की जगह पर विल लगा देना चाहिए, क्लियर है बाबू। अगला कहता है, इफ़ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन दे विल बी स्टॉप्ड, टिकटेड एंड हैव टू बी पेड एंड फाइंड। क्या सेंटेंस की एक थीम होती है जिसमें यहाँ पर देखिए हर जगह पर V3 की बात हुई है, तो वहाँ पर C नंबर ऑप्शन में हैव टू बी, टू बी के बाद तो ऐसे भी V3 होता है, जब V3 वहाँ यूज कीजिएगा तो पेड होगा और एंड की वजह से वहाँ भी फाइंड हो जाएगा, क्लियर है ना। तो वहाँ पर हमने देखा कि टू बी के बाद का सेंस भी वो सेट कर रहा है कि पेड और फाइंड होना चाहिए, और वैसे पर सेंटेंस की जो थीम चल रही थी कि V3 के साथ सारा लेके चलना है, तो उस हिसाब से भी पेड और फाइंड, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, ही आस्क्ड सपोजिंग इफ। अब देखिए आप सपोज भी लिखिएगा और इफ भी लिखिएगा काम चलेगा, वो दोनों का तो सेंस ही होता है, मान लेने के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, सपोज या इफ का यूज करते हैं। तो आप वहाँ से चाहें तो सपोजिंग को हटाकर सेंटेंस को सही कर सकते हैं। एकदम क्लियर है ना बाबू। फिर से एक बार और फिर से देख लेते हैं, एक बार और फिर से देख लेते हैं, दम रनिंग वे में देख लेते हैं। सिटी डवेलर्स फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे, नहीं, पास द टाइम होना चाहिए, पास समय तो गुजार ही जाएगा जी, है ना। पास द टाइम यानी टाइम गुजारने के सेंस में हुआ तो टू पास द टाइम, क्लियर। अब ये नहीं होगा। दूसरा देखिए, विजिटर्स वेयर नॉट, विजिटर्स प्लुरल है तो उसके हिसाब से वेयर नॉट परमिटेड, परमिटेड अपने साथ टू लेता है तो 2 + V1 होगा ना, तो इंटर द होना चाहिए 2 + इंटर, क्लियर। अगला, द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट ऑफ द मैकबेथ कंटेन। देखिए फिफ्थ एंड द फाइनल लास्ट की बात हो गई ना, तो लास्ट तो सिंगल ही कोई होगा ना, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, कंटेंस, क्योंकि V5 होगा फिर सिंगुलर है तो कंटेंस होगा। अगला, वन ऑफ द टेररिस्ट, देखिए प्लुरल दिख रहा है लेकिन है वो सिंगुलर, उस हिसाब से आर की जगह पर इज का यूज करेंगे। अगला देखिए 10 किलोमीटर्स इज हमने लिखा यूनिट के तौर पर, यहाँ पर लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर वॉकिंग कर लेना चाहिए था, क्लियर। अगला, टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन टू लिव विथ डिसऑनेस्ट का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था, लेकिन एक बात याद रखना है कि कंपेरिजन को इस तरह के दर्शाने के कंडीशन में हम लोग देन के बाद टू लिव ना लिखकर डायरेक्ट लिव लिखेंगे, क्लियर। चलिए तो ये सेंटेंस नो एरर में चला जाएगा। अगला, इट इज आई हु इज ब्लेम। देखिएगा इधर हु है जो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहा है आई के लिए, तो ये क्या करेगा, आई के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो देखिएगा आई के साथ क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, क्लियर। अगला, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। देखिएगा अब टोल्ड लगा हुआ है जी, तो एक पोर्शन में जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो दूसरे पोर्शन में पास्ट परफेक्ट होता है, तो ही हैड लेफ्ट होना चाहिए, क्लियर। अगला, जॉन वुड टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। देखिएगा
एक बात का कॉन्सेप्ट यहाँ भी तो बनता है ना बाबू, हमने बोला ना कि सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस है प्लस V3 मिले तो दूसरे पोर्शन में आप खोजिए इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। क्लियर है ना, यानी हैव और हैड का यहाँ पर सेंस नहीं लेना कि एक प्रेजेंट में कि पास्ट में। क्लियर, एक रूल ही है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस हिसाब से सेंटेंस में गलती नहीं थी। अगला माई सिस्टर है, माई सिस्टर सिंगुलर है तो इसके हिसाब से हमको रीड्स लिखना चाहिए था, तो पहला पोर्शन तो गलती यहीं हो गया। लेकिन हमने बोला था कि वहाँ सिनेमा रोशन को देखना चाहिए। वहाँ पर क्या होगा कि जब दो नॉन प्रेपोजिशन से जुड़ते हैं तो दोनों नॉन को सिंगुलर में रहना होगा। अगला देखिएगा, कहता है योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली अपने साथ बट ऑल्सो लेता है। तो देखिए बट के बाद ऑन लिखा है तो वहाँ पर बट ऑल्सो कर दिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर। अगला हैवी रेन मैंने क्या होता है, बहुत तेज बारिश ने प्रिवेंट किया, हम लोग को रोका था, किसी काम को रोकने यानी उस काम से दूरी बनाने की बात की जा रही है, तो टू के जगह पर क्या होना चाहिए, फ्रॉम। क्लियर। अगला इफ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द स्टेट प्रोस्पर, प्लूरल के हिसाब से प्रोस्पर सही है, द स्टेट इट सेल्फ वुड प्रोस्पर। तो वहाँ देखिएगा सेंटेंस को, पहला वाला सेंटेंस को यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट मिले तो दूसरा वाला में विल लगेगा ना, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो जाती है। ऐसे भी हम लोग कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं कि एक सेंटेंस को यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है तो दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट रखना होगा। अगला देखिएगा इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन दे विल बी स्टॉप्ड टिकटेड एंड हैव टू बी पेड होना चाहिए, पेड होना चाहिए ना बाबू, तो ये इस हिसाब से भी ऐसे पेड होना चाहिए। और सेंटेंस की थीम चल रही थी V3 के साथ, तो हम लोग उसको उसके हिसाब से भी वहाँ पर पेड करेंगे। क्लियर। अगला देखिए ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स, देखिएगा आप सपोजिंग भी लिखिएगा और इफ भी लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। हमको क्या करना है बाबू, सपोज लिखना है या फिर इफ लिखना है, तो हम ये सपोजिंग को हटा देते हैं, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है बाबू। देखिए आप सभी लोग हमारी बातों को फॉलो कीजिए, मानिए, ठीक है ना। क्लास स्टार्ट हो गया है, आप क्लास को रेगुलरिटी के साथ मेंटेन करें, ठीक है बाबू। और हमारी सहायता हमेशा रहेगी, आपको सक्सेस दिलाने में मेरी बड़ी भूमिका होगी, हम आपको हमेशा साथ देंगे। और देखिए निश्चिंत रहिए, इंग्लिश बहुत ईजी है, सबसे ईजी सब्जेक्ट माना जाएगा। आप मेरे साथ रहिए ना, धोखेबाजों से बचिए सिर्फ, ठीक है ना। बर्गलिंग करते हैं ना लोग, जो झूठ सच करके पढ़ा रहे हैं, कितने को हमने देखा बाबू। इन सब चीज़ों को जब हम यहाँ पर कंटेंट डालते हैं तो हम सबसे पहले चेकआउट करते हैं पूरी तरह से, जब हम खुद कंफर्म होते हैं तभी इसको हमें आपके लिए यूट्यूब पर डालते हैं, ठीक है। यानी जो भी मेरा आंसर है वो कंफर्म माना जाएगा, ठीक है। नहीं तो हमने देखा है कि किसी ने इसी क्वेश्चन का आंसर कुछ दिया और इसी क्वेश्चन का किसी ने आंसर कुछ दिया, तो इस तरह से फंसने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो देखिए वो पूरी तरह से सेट करता है। जो मेरे विद्यार्थी क्लास कर रहे हैं, जो क्लास करने वाले हैं, वो निश्चिंत रहें, हम इसी तरह से क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ाते हैं और इसी तरह का पूरा कॉन्सेप्ट क्लास में भी देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।